डाली हुई है मैंने। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, आपका पसंदीदा शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। और आज भी निवेश की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को रामनवमी की, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस शुभ मौके पर हम आपको बताएंगे कैसे बेहतर तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे अपने बड़े बड़े सपनों को छोटी छोटी सेविंग से पूरा कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत कर दी है तो उसे बेहतर कैसे बनाए, ये भी यो मनी आपको बताएगा। तो पहले तो तरीका नोट कर लीजिए कैसे आप यो मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। yomoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है, इसमें आप अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं 7045220000। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर पर शो लाइव भी जा रहा है, वहां अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर, और अपने सवाल भी भेज सकते हैं। साथ ही शो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के विकास पुरी मौजूद है। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपको भी दशहरा और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब शुभ मौका है तो क्यों ना निवेश के रामबाण की बात की जाए कि क्या वो सही तरीका है, क्या वो सही प्लानिंग है जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर गोल्स को आसानी से पूरा कर सकें। तो पहले तो बताइए कुछ खास टिप्स निवेश से जुड़ी हुई जो कि रामबाण का काम करें हमारे व्यूअर्स के लिए। धन्यवाद दीपाली, आपको, सीएनबीसी के पूरे परिवार को और हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की और दशहरे की बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया रामबाण, सो हम बहुत बार जब कोई तकलीफ होती है तो हम बोलते हैं कि ये रामबाण दवाई है या कुछ ऐसी है। तो वैसा ही ये क्यों ऐसा बोला जाता है, बिकॉज ये एक इंस्पिरेशन है जो हमारे लॉर्ड श्री राम से हमने ली है, और उनके बहुत सारे ऐसे वैल्यूज और बहुत सारी क्वालिटीज थी जो हम चाहते हैं कि हम आपको उसको इम्बाइब करें अपने आप में। तो उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे एक अच्छे लर्नर बनना बहुत जरूरी है कि चीजों को हमेशा सीखते रहना चाहिए, और अच्छी लर्निंग करेंगे, अगर अच्छा स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे क्या अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टिंग के लिए। एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि हमें एक डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन बना के रखें। फिर उसके बाद में एक कामनेस और एक कंपोजर जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे भगवान श्री राम थे कि बहुत सारी मुसीबतों को बहुत काम और कंपोज करके वो अपने मैनेज करते थे चीजें। तो वैसे ही जब वॉलेटिलिटी आती है और मार्केट बहुत ज्यादा जिटरी हो जाती है, लोग बहुत पैनिक में आते हैं, ऐसे समय में जो निवेशक सबसे काम, कंपोज्ड और धीरज से काम लेते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स जनरली उतने खराब नहीं करते ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। और वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि जब बहुत वॉलेटिलिटी हो तो शांत बैठे रहिए। फिर उसके बाद फोकस ऑन योर गोल्स। तो अभी जब इन्वेस्टिंग की आप बात करते हो तो आप ये पैसा किसके लिए लगा रहे हो, उसका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। आंखें बंद करके कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देना वो एक अच्छी आदत या अच्छा तरीका नहीं है। फिर ट्रस्ट। सो जैसे श्री राम अपने जो उनकी वानर सेना थी सब पे जो ट्रस्ट दिखाते थे, वैसे ही हमें फंड मैनेजर, एडवाइजर्स, इन सब पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि ये हम एक अच्छी राह पे लेके चलेंगे और हमारे इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा बनाएंगे। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, और यही रामबाण है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने अंजाम तक लेके जाएं। ओके, तो काफी सारी बातें आपने बताई, लेकिन दो चीजें और आपसे जानना चाहेंगे। एक तो यूजुअली काफी सारे व्यूअर्स हैं जो शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन फिर कई दिक्कतें उनको आती हैं, कुछ मिस्टेक्स वो यूजुअली कर देते हैं। तो क्या नहीं करना है, कुछ खास बातें आपके हिसाब से। दूसरी बात, अगर कोई निवेश करना भी चाहे तो क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि SIP हो, STP हो, उसको लेकर भी कंफ्यूजन होता है। कितने टाइम के लिए करें उसको लेकर भी बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं उस डिसाइड नहीं कर पाते कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो उनके लिए क्या सजेशंस होंगे? सो क्या नहीं करना चाहिए बहुत जरूरी है। दीपाली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम होती है, मैं एक एनालॉजी के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि अगर हमें पेट दर्द है और हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं किसी दूसरे दोस्त को या किसी और को पेट दर्द हो रही है तो ये नहीं बोलूंगा आप ही यही दवाई लीजिए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति की अपनी जरूरतें हैं, उनकी अपनी एक बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, उनके अपने कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज है, उनकी अपनी जरूरतें होती हैं। उसके बेसिस पे हर एक इन्वेस्टर का एक अपना प्रोफाइल होता है, और उस प्रोफाइल के बेसिस पे ही उसको आगे अपनी ऑप्शंस चूज करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हर्ड मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जैसे अच्छा आपने भी ये फंड लिया तो हम भी ये फंड ले लेते हैं या स्टॉक ले लेते हैं।
सो हर्ड मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में आप फंड पे फंड ऐड करते जा रहे हैं। कोई एनएफओ आ रहे हैं तो हर एनएफओ में ये सोच के कि 10 रुपए में मिलेगा तो ले लेते हैं। तो इवेंचुअली इन निवेशक ये देखते हैं कि 15, 12, 16 फंड हो जाते हैं कुछ निवेशकों के, तो वो एक अच्छी वो नहीं है, अप्रोच नहीं है। सो फंड आपके 6, 7 से 8 फंड से ज्यादा फंड नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेशन ऑफ फंड्स नहीं होनी चाहिए कि आपने लार्ज कैप आईसीआईसीआई का भी ले लिया, एसबीआई का भी ले लिया, मिराई का भी ले लिया, एचडीएफसी, तो आपको इवेंचुअली देखेंगे 4-5 आपके पास लार्ज कैप फंड हो गए। तो डुप्लीकेशन इज अगेन रॉन्ग। कोई लोन और बोरो करके इन्वेस्टिंग मत करिए, वो भी अच्छा नहीं है, भले ही वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर बाजार हो। सो ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें होती हैं कि इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अपनी रिस्क प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके ही आप आगे देखिए कि मेरे लिए कौन सा ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म में मुझे पैसा चाहिए तो रिस्की फंड में ना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बताई हैं और हमारे एक्सपर्ट ने कि क्या सही तरीका होना चाहिए, कैसे आपको शुरुआत करनी है, किन खास बातों का ख्याल रखना है और क्या आपको नहीं करना है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि निवेश से जुड़ी हुई, शुरुआत से जुड़ा हुआ कोई भी बिंदु, तो आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट शो में आगे हम विकास जी के टॉप फंड्स भी पूछेंगे, लेकिन आगे उनसे समझेंगे किन फंड्स के साथ अगर कोई निवेश की शुरुआत करे तो कैसे कर सकता है। उससे पहले, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं, उनके सवाल भी ले लेते हैं। और जो पहले कॉलर है हमारे साथ वो विनोद हैं, विनोद से बातचीत करेंगे। लेकिन विकास जी, क्विकली क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़ और, कुछ निवेश के 9 मंत्र आपने निकाले हैं, तो वही बताइए हमारे व्यूअर्स को। जब निवेश की बात हो ही रही है, शुरुआत की बात हो ही रही है, तो क्वेरी लेने से पहले फटाफट से आपकी ओर से निवेश के 9 मंत्र। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसका फंडामेंटल जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस ये है कि 9 मंत्र मेरे, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले अपना गोल डिफाइन करिए कि आपका गोल क्या है। आपका जो गोल रहेगा उसके बेसिस पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत जरूरी है। अगर आपको पैसे की इमीडिएट जरूरत है, 2-3 साल में जरूरत है, तो आप हाई इक्विटी एक्सपोजर ना लीजिए। और यदि आपका पैसा 20, 25, 30 साल के लिए, तो आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है, तो आप इक्विटी फंड में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। आप जो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो भी आप अगर करते हैं तो डेट फंड्स का रिटर्न जो होता है वो आपका एक एफडी के आसपास का रिटर्न रहेगा, और इक्विटीज का अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो 10-15% का रिटर्न रहेगा। रिटर्न को चेज मत करिए आप। रिटर्न आपका थर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए। आपका फंड का लिक्विडिटी, ये एक और फैक्टर होता है, वो बहुत जरूरी है कि यदि आप किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा अगर वो फंड का रिस्क या उसका बीटा हाई है। बिकॉज मार्केट जैसे अभी आजकल वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी में आपके कुछ फंड्स हैं जो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर अंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लिक्विडिटी इमीडिएटली चाहिए और आपने ऐसे फंड में डाल दिया जहां पे आपको नुकसान हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, ऐसे फंड में आपको जहां पैसे की जल्दी जरूरत हो सकती है और लॉक इन फंड्स में डाल रहे हैं तो आपका लिक्विडिटी नहीं होगा। तो लिक्विडिटी को फैक्टर को देखना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप जब किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब निवेश कर रहे हैं तो कई बार हम दर्शकों को या निवेशकों को ये बताते हैं कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो वहां पे यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 30% है, तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो सॉर्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करते हैं। और अगर वो आप 3 साल के लिए रखते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट, यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद में रिटर्न जो आती है उसको आपको 20% से टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो कई बार टैक्स लायबिलिटी बहुत नीचे आ जाती है, तो टैक्स इम्प्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉस्ट ऑफ द फंड। अभी कैसा होता है कि सेबी ने एक रूल डिफाइन किए हुए हैं कि यदि किसी फंड का साइज बढ़ता जाता है तो उसकी एक्सपेंस रेशियोज भी कम होना शुरू हो जाती है। जनरली ये निवेशकों को देखना चाहिए कि मेरे जो एक्सपेंस रेशियोज है वो फंड की क्या है। तो आपका 1-2 साल तो नहीं, लेकिन अगर 5-10 साल के लिए आप किसी फंड में निवेश बनाए रखते हैं तो अगर उसकी एक्सपेंस रेशियो कम होगी तो आपके रिटर्न में वो रिफ्लेक्ट करेगी, आपको बेटर रिटर्न आएगा अगर उसका एक्सपेंस रेशियो कम है। इसी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आप अगर एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच ना रखिए कि आपने बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ही ले रखे हैं। तो हैव अ आइडियल मिक्स ऑफ लार्ज कैप्स, मल्टी कैप्स, मिड कैप, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप या इंडेक्स फंड्स या थोड़ा बहुत इंटरनेशनल फंड्स, जो आज की तारीख में हमें लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूएस
में अगर आप नैस्डैक फंड्स जो होते हैं उसमें थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना चाहें, बिकॉज बहुत करेक्शन हुआ है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द पोर्टफोलियो। फिर एक फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपका नंबर ऑफ फंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने हमने पहले बोला कि आप 10, 15, 20 फंड्स या 16 फंड्स का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, वो हमेशा अंडर परफॉर्म करेगा। सो 6 से 7 फंड या बहुत अधिक हुआ तो 8 फंड, इसी में ही आपका पूरा मार्केट का यूनिवर्स कवर हो जाता है। तो नंबर ऑफ फंड्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी बात जो मैं दीपाली जी बोलना चाहूंगा कि वेबसाइट्स पे जाके पिछले 1 साल का रिटर्न देख के किसी फंड को चूज मत करिए। आप करंट सिचुएशन को देखिए और फ्यूचर आउटलुक को देखिए और अंडरलाइन शेयर्स या पोर्टफोलियो में क्या है वो देखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से ये चीज बात को खत्म करूंगा। जैसे डिजिटल इंडिया फंड या टेक्नोलॉजी फंड्स हैं हमारे कुछ फंड हाउसेस के, पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो -20% के ऊपर चला गया है। अब अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। हाउएवर उनका अगर आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आज भी वो 23-24% के ऊपर CAGR मेंटेन कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम हियर, अगर आपका आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बीटन डाउन है, 20-25% से करेक्ट हो चुका है, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्फोसिस जैसी कंपनी है या TCS जैसी कंपनी है या दूसरी बड़ी जो आईटी कंपनियां वो अगले 3-6 महीने में बंद हो जाएंगी। एक साइकिल होता है, मार्केट साइकिल टर्न करता है। तो अब यहां से टेक्नोलॉजी फंड एज अ टैक्टिकल कॉल हम सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर आउटलुक क्या है। पिछला 1 साल खराब गया तो इसका ये मतलब नहीं कि फंड आगे खराब करेगा, और किसी फंड ने बहुत अच्छा कर दिया पिछले 1 साल में, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे अच्छा करेगा। सो अंडरलाइन पोर्टफोलियो देखिए, फ्यूचर आउटलुक देखिए, एंड पास्ट परफॉर्मेंस शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। ठीक है। अच्छा, आपने अब बहुत सारी बातें बताई, निवेश के 9 मंत्र भी बताए। अब फटाफट से ये बताइए कि अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है तो अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाए तो किन फंड्स के साथ जाए, मॉडरेट रिस्क चाहिए तो किन फंड्स को चूज कर सकते हैं व्यूअर्स, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाना है तो उनके लिए फंड्स कौन से बेस्ट रहेंगे। तो क्विकली नेम्स बताइए ताकि वो नोट कर सकें और अपने निवेश का श्री गणेश कर सकें। तो सबसे पहले मैं जो 3 कैटेगरीज जैसे आपने बोला कि एग्रेसिव फंड्स, तो एग्रेसिव फंड्स में इक्विटी एक्सपोजर मेजॉरिटी रहता है, उसमें मेजरली इक्विटी का कंपोनेंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रहते हैं। फिर अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव बैलेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इक्विटी फंड्स और बीच में कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं। जो बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। और फिर अगर आप कंजर्वेटिव की तरफ जाते हैं तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत कम रहते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड और एक इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी होती है वो आ जाती है, और कुछ डेट फंड्स आते हैं। तो इस तरीके से रहता है। अब यदि आप मुझे बोलेंगे एग्रेसिव फंड, तो एग्रेसिव फंड में जैसे आप निपॉन स्मॉल कैप फंड हो गया, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, HDFC फोकस 30 फंड हो गया, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो मैंने बोला एज ए टैक्टिकल कॉल। तो ये फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करते हैं, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में, बट हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये एक आपका एग्रेसिव इन्वेस्टर का हो गया। यदि मैं मॉडरेट की तरफ बात करूं, या यदि मैं अगर मॉडरेट फंड की तरफ चलता हूं तो यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ा हुआ आता है। तो जैसे मिरे एसेट लार्ज कैप फंड हो गया, कोटक ब्लू चिप फंड हो गया, SBI फोकस्ड इक्विटी, HDFC फोकस 30। सो हालांकि ये थोड़ा 30 स्टॉक के या लिमिटेड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, बट ये मल्टी कैप स्ट्रेटजी होती है, तो ये भी अच्छा है। IDFC मल्टी कैप एक अच्छा फंड है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो यहाँ कंजर्वेटिव जो थोड़ा सा या लिटिल एग्रेसिव, कम एग्रेसिव या मॉडरेट जिसको हम बोल रहे हैं, उस कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जो होते हैं वो कैटेगरी में आप ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड या कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पोर्टफोलियो का बीटा या रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अगर आप करते हैं तो वो एग्रेसिव से 2-3% थोड़ा कम रहेगी, लेकिन उसका जो रिस्क फैक्टर है वो भी नीचे आ जाता है। तो ये एक मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे ऑप्शंस है। फिर यदि अगर हम मूव करते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, और जनरली ये भी बहुत दीपाली जी इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेटिव जो कैटेगरी है उसमें हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन आते हैं। और यदि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन ने कुछ पुराने अपने एक्सपीरियंसेस खराब हुए हैं उनके, कुछ ऐसे बैंक्स में पैसा लगा के जहां सिर्फ रिटर्न को चेज किया और फिक्स डिपॉजिट उनके फंस गए। तो इसीलिए हम उनको ये बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड रूट से आइए, डेट फंड रूट से आइए, आपको एक बास्केट मिलती है तो आपका रिस्क नीचे आ जाता है।
वैसे ही इसमें आप लार्ज कैप फंड्स ऐड कर दीजिए। सो फॉर एग्जांपल मेरे एसेट लार्ज कैप एक कैटेगरी होगी, लार्ज कैप फंड कर दीजिए। कॉन्ट्रा फंड एक कैटेगरी होती है, तो इसका ये वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। तो कॉन्ट्रा फंड में फंड मैनेजर बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक्स नहीं लेता है, तो कॉन्ट्रा फंड ऐड कर दीजिए। तो एसबीआई कॉन्ट्रा इज अ गुड ऑप्शन। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया। फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो गए, जैसे आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, और उसके अलावा इक्विटी सेविंग्स फंड। तो इक्विटी सेविंग्स फंड दीपाली जी क्या होता है, रफली 80% आपका डेट रहेगा, 15-20% इक्विटी रहेगा। सो ये फंड बहुत ही सेफ रहते हैं और रिटर्न इनकी 8-9% की रेंज में, या 7-9% अगर आप बोल सकते हैं, इस बैंड में आपका आ जाता है फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो आईसीआईसीआई रेगुलर सेविंग्स फंड हो गया, कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड हो गया। ये फंड की बास्केट अगर आप बना के चलते हैं तो बहुत आइडियल मिक्स है आपके पोर्टफोलियो का, जहां पे आपको रिटर्न भी एक डिसेंट रिटर्न रहेगी, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट से 2-2.5%, 3% ऊपर आउट परफॉर्म कर सकता है बिकॉज ऑफ योर इक्विटी एक्सपोजर। और रिस्क फैक्टर इसका बहुत कम रहेगा कि यदि एक जस्ट कोई इसमें थंब रूल नहीं है, बट अगर कोई मार्केट मान लीजिए 10% गिर जाती है, तो आपका इक्विटी सेविंग्स फंड या ये 2-2.5% से ज्यादा नहीं गिरते। जनरली ये एक ट्रेंड रहता है। तो ये एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बास्केट है। ठीक है, तो चलिए आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं वो डिसाइड कीजिए अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और इन फंड्स को नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट किए भी होंगे कि कैसा पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है। अब रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर क्विकली लेंगे कुछ सवालों को, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ मिस्टर विकासपुरी मौजूद हैं, उनसे कुछ क्वेरीज के आंसर्स अब ले लेते हैं। विनोद हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर पुणे से। विनोद गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे 22,000 के 5 SIP है मैडम, और मैंने लास्ट मंथ से ही शुरू किए हैं, जिसमें SBI स्मॉल कैप, SBI नेक्स्ट निफ्टी 50, ICICI टेक्नोलॉजी, क्वांट मिड कैप और रिबेको कैनरा रिबेको ब्लू चिप। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने ये जो पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया है, क्या मेरा ये सही है? और दूसरा मैडम, क्या मैं हर साल जो है 10% में और ऐड करना चाहूँगा, तो क्या मैं इन्हीं फंड में करूँ या मैं मुझे दूसरा कोई और फंड करना चाहिए इसमें ऐड? ठीक है, पूछ लेते हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 फंड्स है, SBI स्मॉल कैप, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50, ICICI प्रूटेक, कैनरा रिबेको ब्लू चिप और क्वांट मिड कैप। तो बताइए कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो। 22,000 की SIP इनकी चल रही है, 10 साल में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। क्या सजेशंस रहेंगे मिस्टर पुरी आपकी ओर से? विनोद जी, बहुत बधाई हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बिकॉज आपने इसमें एक इंडेक्स फंड लिया हुआ है, आपने स्मॉल कैप लिया, मिड कैप भी लिया हुआ है। और अच्छी चीज ये है कि जो हम अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यहाँ से हम एज ए टैक्टिकल कॉल टेक्नोलॉजी फंड या डिजिटल फंड्स दे रहे हैं, तो आपने वो भी लिया हुआ है। तो पोर्टफोलियो तो आपका बहुत ही अच्छा लगा हमें। अगर आप एक आध फंड को ऐड करना चाहते हो तो एक फोकस्ड फंड्स जो रहते हैं उसमें HDFC फोकस 30 ऐड कर देंगे, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि आपको 1 करोड़ बनाना है अगले जो अवधि में आपने इन्वेस्ट करना, तो उसमें थोड़ा सा टारगेट शॉर्ट होता नजर आ रहा है। मैंने क्योंकि कैलकुलेशन 12% पे ली थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मान लीजिए बीच में कुछ जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और वॉलेटिलिटी है, तो 12% पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो 50 लाख के आसपास आपका फंड्स जो है वो किटी बन सकती है। 15 होएगा तो वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट यदि आप इसमें 7,000 के आसपास तो 40,000 का SIP मंथली यदि आप करते हैं, तो 22 में आपको और थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो 40,000 की SIP यदि आप मंथली करते हैं तो आप 10 साल में 1 करोड़ बना सकेंगे। हालांकि अगर मार्केट का रिटर्न ज्यादा रहा तो वो फिर आपको या तो थोड़ा जल्दी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, या आप 40 ना करके अगर 35,000 भी अगर आप मिनिमम करते हैं तो आप अपने टारगेट को लगभग अचीव कर सकेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो आपको आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है, बदलाव आप कर सकते हैं, जो नेसेसरी चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। शुक्रिया विकास जी, आप शो में आए, ना ही सिर्फ क्वेरी को आपने आंसर किया बल्कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हमारे व्यूअर्स को, जो निवेश करने के लिए निवेश की शुरुआत से पहले जानना समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक में जाते जाते आप कुछ फंड्स नोट कर सकते हैं जो विकास जी ने सजेस्ट किए हैं। अगर आप कुछ फंड्स ऐड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं कोई एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो इन फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार, थैंक यू।